हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। देखो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस को कर लिया था। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हमारे पास टॉपिक है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब अभी तक हमने क्या सीखा था, हमने अभी तक सीख चुके हैं वैसे कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने मेथड सीखा था केवल और केवल कौन सा, ग्राफिकल मेथड। अब हमारे पास कुछ और एल्जेब्रिक मेथड्स आएंगे क्या करने के लिए, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो भाई पहला मेथड आता है ना। पहले मेथड आता है, पहले मेथड का कुछ नाम है। क्या नाम है पहले मेथड का? सर पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। मैंने बताया कि अभी तक 3.2 तक हमने दो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना तो सीखा है, लेकिन किस मेथड के थ्रू सीखा है? ग्राफिकल मेथड के थ्रू सीखा है। और एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों को सीखना है मतलब कि हम पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को और किन किन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और मेथड आता है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और एक और मेथड आता है ना, एक और मेथड आता है जिसका नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन मेथड और हैं ग्राफिकल मेथड के अलावा, है ना। ये कैसे हैं? एल्जेब्रिक मेथड्स हैं। वो तो ग्राफिकल मेथड था, लेकिन ये क्या है? एल्जेब्रिक मेथड्स हैं। क्या करने के लिए? किन्हीं भी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहला मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो, आपका जो सीबीएसई के इस वर्ष सिलेबस इशू किया है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कर दिया है रिमूव। तो हम लोगों को केवल दो ही मेथड पढ़ने हैं। क्या करने के लिए? दो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। जो एक्सरसाइज 3.3 है ना। देखो एक्सरसाइज 3.3 में आप लोगों को दिखाता हूँ बुक में। पहला मेथड ये लिखा हुआ है टॉपिक, तो मैंने बता दिया दो तीन मेथड है किन्हीं भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? पहले वाला मेथड ही डिस्कस करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही डिस्कस करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू ही, है ना। तो मतलब बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, मैं ना आप लोगों को इस मेथड को जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे अभी तो उससे ही समझा दूंगा, है ना। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का पहला ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि ना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें इन सारी, है ना, जो ये फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस गिवन है 1 से लेकर 6 तक, इन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज को निकालना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यूज को निकालना है ना। जो भी दो वेरिएबल यूज होंगे, तो मैंने बताया लीनियर इक्वेशन में पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल आते हैं, और सॉल्व करने का मतलब होता है उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को आप लोगों को निकालना है। तो भाई पहला फर्स्ट में हमें जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो क्या गिवन है? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। और सेकंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें क्या गिवन है? सर सेकंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या है? 4 है। तो इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को तो मान लेते हैं पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन जो भी हमें गिवन है उसे मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन। देखो, हमें इन दोनों पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे नाम ही बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है हमें क्या करनी है? कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट करना है। किन की वैल्यूज को? वेरिएबल की वैल्यूज को। अब देखो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना।
दो इक्वेशंस गिवन है, उन दोनों इक्वेशंस में से जो भी इक्वेशन आप लोगों को इजी लगती है, उन दोनों इक्वेशंस में से जो भी इक्वेशन आप लोगों को इजी लगती है, उस इक्वेशन में से दो वेरिएबल हैं, उन दोनों इक्वेशंस में से मैंने ये कहा जो भी इक्वेशन आप लोगों को इजी लगती है उस इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, उस इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, अनदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब जिस भी इक्वेशन से आप लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू को निकाला है उस वेरिएबल की वैल्यू को उससे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो वैसे तो मुझे तो दोनों इजी लग रही है ना, पहली भी एक जैसी, मतलब दोनों इस लगभग सेम ही है, तो इजी क्या है इसमें, तो ना पहली इक्वेशन से निकाल रहा हूँ मैंने, जैसे अभी आपको बताया कि किसी भी एक इक्वेशन से जो भी आपको इजी लगेगी उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हो, दो वेरिएबल है ना तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू निकाल दी, तो देखना पहली इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी, सर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी, ये प्लस का y उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो क्या वैल्यू आएगी 14 माइनस वाई। देखो एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई है ना, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो मैंने जैसे ही अभी आप लोगों को समझाया था कि जो भी इक्वेशन आपको इजी लगेगी उसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। अनदर इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि जिस भी इक्वेशन से आपने ये वाली वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उससे दूसरे वाली इक्वेशन में रखनी है ना, उससे जो दूसरी इक्वेशन है उसमें रखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने पहली इक्वेशन से निकाली है तो जो इससे दूसरी इक्वेशन है मतलब सेकंड वाली मैं उसमें रख दूंगा। यहाँ लिखेंगे नाउ अब क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड का नाम है तो लिखेंगे नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, है ना। और मैंने अभी समझाया था मतलब सब्सटीट्यूशन जैसे नाम ही बता रहा है, मतलब हमें कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करना है, कुछ ना कुछ क्या वेरिएबल की वैल्यूज। तो नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, किस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, जिससे हमने निकाला है उससे दूसरी वाली में, तो फर्स्ट से निकाला तो दूसरी वाली में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। और जैसे ही हमने सब्सटीट्यूट करा है ना, जैसे हमने सब्सटीट्यूट करा देखो किसी एक वेरिएबल में ये पूरी की पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी और उस वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम x की जगह रख दें 14 माइनस वाई, क्योंकि हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इजिकल टू 4, तो मैंने x की जगह क्या रख दिया 14 माइनस वाई। माइनस में क्या है सर, माइनस में y है, इक्वल टू में क्या है 4। देखो 14, देखो माइनस का y क्या हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऐड हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का आता है, अगर सेम है तो निगेटिव ही आता है। तो माइनस वाई माइनस का 2y और ये प्लस का 14 उधर जाके क्या होगा माइनस का 14। तो सर माइनस का 2y ये रहा और 4 माइनस 14 रहता है माइनस का 10। क्यों, देखो पॉजिटिव और निगेटिव सब्ट्रैक्शन साइन बड़े वाले का, तो सब्ट्रैक्शन मतलब 14 में से 4 गए 2 10 और साइन बड़े वाले का आता है यानी कि निगेटिव 10 आएगा। देखो निगेटिव से निगेटिव हट गया, y की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला 2 जाएगा 10 के डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, और क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2 नहीं, देखो ये ना जो 2 है 2 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। जब 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 5 या 10 होते हैं, मैंने उल्टा कर दिया था, तो 2 5 या 10 होते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई सर, y वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। मतलब मैंने वही बताया था ये पूरी इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये हो गई थी y में और y की वैल्यू आ गई 5। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को जो अबव इक्वेशंस बनी हैं पहली दूसरी तीसरी किसी में भी पुट कर दो, है ना, मैंने कहा किसी में भी पुट कर दो, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे किसी में भी पुट कर दो, तो या तो लिखो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, या फिर लिख दो केवल ऐसी बाई इक्वेशन थर्ड में रख दो डायरेक्ट, क्योंकि थर्ड में x डायरेक्टली आ रहा है ना, थर्ड में x हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है, इधर उधर करने नहीं पड़ेगा हमें। तो 14 माइनस वाई और y की वैल्यू क्या आई 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 में से 5 का क्या बचता है, क्या बचेगा 9, है ना। तो x की वैल्यू आ गई सर 9। तो एक तो ये आंसर हो गया अपना और एक अपना ये आंसर हो गया। मतलब सॉल्व करने के लिए कह रहा था, सॉल्व करने का मतलब हो गया वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। अब देखो एक ना सॉल्व करने का तरीका बता, मतलब चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना, कि आपने वेरिएबल की वैल्यूज ठीक भी निकाली हैं नहीं। ये ध्यान रखना जो भी आपने वेरिएबल की वैल्यूज निकाली हैं वो गिवन
लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो x की वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास 9 और y की वैल्यू 5, तो मैंने बताया ये गिवन लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पुट करके देख लो, 9 + 5 क्या होता है 14, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई मतलब LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। यहाँ भी देख लो 9 - 5 क्या होता है 4, मतलब हमने जो वेरिएबल की वैल्यूज निकाली है वो क्या निकाली है, बिल्कुल ठीक निकालती हैं। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है s - t = 3। पहली लीनियर इक्वेशन तो ये है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, s और t वेरिएबल है ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में s और t क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, तो पहली तो हमने ये मान ली है। सेकेंड है s/3 + t/2 = में क्या है 6 है। अब देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था इस तरीके की इक्वेशन जब आई थी हमारे पास, पहले कभी फ्रैक्शन में इक्वेशन आई थी ना, जब मैं सॉल्यूशन वगैरह निकाल रहा था या फिर ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बनी थी ये वाली इक्वेशन। तो मैंने बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन इजी और बन सकती है तो बना लो, है ना। अगर इजी बन सकती है कोई चीज़ तो पहले बना लो। इजी मतलब जो थोड़ी सी हमारे आ रहा है माइंड में कि ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, डेनोमिनेटर में नंबर ये हट सकते हैं। कैसे हट सकते हैं, देखो 3 और 2 का अगर मैंने ले लिया LCM, तो ये जो डेनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं ये हट सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। और जैसे ही रिमूव हो गए तो एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी जो कि बहुत मतलब दिखने में भी इजी होती है और सॉल्व करने में भी इजी होती है। तो 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी 2s, प्लस 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हुई 3t = में क्या है 6। तो ये लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो गई 2s + 3t, 6 6 जा 36। अब देखो मैंने सेकंड इक्वेशन इसे नहीं माना था, क्यों, क्योंकि मैंने इसे कन्वर्ट करके इसे ले आया, तो सेकंड इक्वेशन में इसे मान रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने वही जैसे अभी आप लोगों को समझाया था कि जो 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, उन दोनों इक्वेशंस में से जो भी इक्वेशन आपको ईजी लगे उस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। अब देखना फर्स्ट और सेकंड में से मुझे तो सर ये वाली ज़्यादा इजी लग रही है, पहली वाली, क्योंकि इसमें देखो 2s 3t है, मुझे तो ये इजी लग रही है। तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया उस पे ही चलेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे जो भी इक्वेशन हमें इजी लग रही है। तो इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, ऐसी लैंग्वेज मैंने इसमें बनवाई थी, तो या फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखवाया था, ठीक है। तो वही लिख लो, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, जो लैंग्वेज लिखवाई है उसको ही रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने कहा किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है, और वेरिएबल क्या है यहाँ पर s और t। तो क्या s की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, हाँ सर आ सकती है। माइनस का t उधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो क्या आ गई वेरिएबल s की वैल्यू 3 + t, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। मैंने कहा था सब्सटीट्यूशन मेथड में से जो भी 2 इक्वेशंस हैं उन दोनों इक्वेशंस में से जो भी इजी लगती है उस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। अनदर इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि जिससे हमने निकाली है उससे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ सब्सटीट्यूट, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसमें, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, है ना। ये जो वैल्यू हमने निकाली एक वेरिएबल की, किसमें कर रहे हैं सब्सटीट्यूट, इन इक्वेशन अनदर इक्वेशन में करते हैं, मतलब पहली से निकाली है तो दूसरी वाली में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही हमने वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, देखो s की जगह क्या रख देंगे, s की जगह 3 + t, s की जगह हमने रख दिया 3 + t, प्लस में क्या है, प्लस में से 3t है और इक्वल टू में क्या है 36। देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो 2 3 जा 6 और 2 × t क्या हो गया 2t, प्लस में क्या है 3t इक्वल टू में क्या है 36। देखो बहुत ध्यान से, 2t + 3t क्या हुआ 5t, और ये प्लस का 6 उधर जाके क्या होगा सर माइनस का 36 - 6, मतलब 5t इक्वल आया किसके 30 के। और t की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 5 डिवाइड में पहुंचेगा, और 5 6 या 30 होते हैं, मतलब t की वैल्यू आ गई 6। तो एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मतलब जो ये 3 इक्वेशंस है ना 1 2 3, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो देखो तीसरी वाली से डायरेक्ट s की वैल्यू आ सकती है, तो हम थर्ड इक्वेशन में ही रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 3। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम तीसरी इक्वेशन में बेसिकली इस s की वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिखा है बाई इक्वेशन 3
एस की वैल्यू को, है ना, टी की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से एस आ सकता है 3 + 6, क्योंकि टी की वैल्यू क्या आई, 6 आई ना, तो हमने टी की जगह क्या रख दिया, यहाँ पे 6 रख दिया है, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 6 होते हैं 9। तो देखो एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई थी 6 टी की, और एस की वेरिएबल की वैल्यू आ गई 9, और जो जो वेरिएबल आ रहे हैं उसके वहीं आंसर मार्क करते चलो। मैंने ये भी बताया था चेक करने का तरीका, जो वेरिएबल की वैल्यूज आ रही हैं वो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पुट करके देख लो, एस की वैल्यू 9 आई है और टी की वैल्यू 6 आई है। देखो 9 - 6 3 होते हैं, सेटिस्फाई कर गई। सिमिलरली इसको भी सेटिस्फाई करेगी। देखो 9 2 जा 18 प्लस 6 6 जा नहीं, टी की वैल्यू 6 है ना, तो 6 3 जा 18 प्लस 9 2 जा 18, तो 18 18 36 इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मूव करते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे। हाँ, थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस गिवन है ना, देखो मैं सारे इक्वेशन आप लोगों को करवा रहा हूँ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है मुझे करवाने में, लेकिन आप लोग एक ध्यान रखना कि इसका बार बार रिवीजन करना मस्ट है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो देखो पहली इक्वेशन तो यही है, मान ली पहली इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है सर, सेकंड इक्वेशन हमें कुछ गिवन है 9x माइनस में क्या है 3y इक्वल टू में क्या है 9। तो देखो ईजीएस्ट है, मतलब ईजीएस्ट मतलब इजी लीनियर इक्वेशन खुद ब खुद गिवन है। तो पहली इक्वेशन हमने इसे मान ली, दूसरी इसे मान ली। तो जैसा मेथड है, जैसे मैं समझाता हुआ आया हूँ, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है और अपनी मंजिल पे पहुंचना है। मंजिल इन द सेंस मतलब जो हम कर रहे हैं काम, इसमें मतलब वेरिएबल की वैल्यू को निकालना। तो देखो मैंने बताया गिवन दो इक्वेशंस में से जो भी इक्वेशन आपको ईजी लगती है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखो मुझे क्या इजी लग रही है सर, मुझे पहली इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है क्योंकि इसमें से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकता हूँ इजीली। तो फर्स्ट इक्वेशन में से, या फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम पहली इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। और मैंने बताया गिवन दो इक्वेशंस में जो भी इक्वेशन इजी लगती है उस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को। अब देखना यहाँ से x क्या आएगा सर, यहाँ से x आएगा 3 + y/3, क्योंकि माइनस का y उधर जाके प्लस का होगा, मतलब 3 + y/3। और y कुछ और सिंपल आ सकता है क्या सर, हाँ y आ सकता है, क्योंकि मैंने देखो ये बताया है किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, रटेंगे कुछ नहीं कि x की निकालना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से देखना 3x, अगर मैं y की वेरिएबल की वैल्यू निकालूं, अगर मैं y की मतलब y वेरिएबल की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि y की वैल्यू क्या आई 3x - 3, ये भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि देखो दोबारा ये माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू किसके इक्वल है 3x - 3 के इक्वल है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। और देखो मैं यही कह रहा था कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालनी है तो हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, और जो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली वो अनदर इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखो मैंने पहली इक्वेशन से y वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो इस वेरिएबल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे अनदर इक्वेशन में। अनदर इक्वेशन इन द सेंस जिससे हमने निकाली है उससे दूसरी वाली इक्वेशन, मैंने पहली इक्वेशन से निकाली है तो दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो लिखेंगे नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। तो जहां जहां y है इक्वेशन सेकंड में वहां वहां क्या रख देंगे, ये जो वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाली है जिसे हमने इक्वेशन 3 माना है। तो माइनस का 3, देखो y की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं 3x - 3 इक्वल टू में क्या है 9। इसे सॉल्व करेंगे आगे, 9x माइनस का 3x, निगेटिव निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, 3 3 जा 9 इक्वल टू में क्या है 9। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सॉल्व करके, हाँ सॉल्व तो ठीक हुआ है। देखो इक्वल टू में सेम साइन के दोनों है, यहाँ प्लस का 9 है और यहाँ पर क्या है इक्वल टू के उधर प्लस का 9 ही है। तो 9 से 9 कैंसिल हो सकता है, 9 से 9 रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ 9x - 3x क्या आया निकल के 6x है ना, 6x और इक्वल टू में क्या है 0, क्योंकि 9 - 9 0 होता है ना, या फिर अगर कैंसिल हुए तो 0 टाइम आता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी सर, यहाँ से x की वैल्यू आएगी निकल के क्या
एक्स की वैल्यू आएगी, देखो ये मल्टीप्लाई में 6 था और ये उधर कहाँ पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचेगा, तो 0/6 क्या होता है, 0। तो एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है, 0 निकल के आई है। ठीक है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है, देखना भाई ध्यान से, इसमें ना अगर हमने x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू समथिंग आएगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। देखना कैलकुलेशन अगर हम देखें बहुत ध्यान से, तो कैलकुलेशन ना यहाँ तक तो ठीक था कि y की वैल्यू 3x - 3 निकाली, तो यहाँ पे हमने पुट किया, देखो जब हम निगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है ना, तो ये इसे थोड़ा सा करेक्ट करना, 9x और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब प्लस का 9 ही आना था, वो तो ठीक है ना, प्लस का 9 आना था वो तो ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी तो कैंसिल हो गया, 9x से 9x कैंसिल हो गया, है ना, 9x से 9x कैंसिल हो गया, तो ये तो सर 0 और 0 इक्वल आ गए, है ना। तो देखो ये भी सब्सटीट्यूशन मेथड में एक केस है, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से ना x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसे हटाना, x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, यहाँ से क्या होंगे, यहाँ पे करके लिखना देयरफॉर इसके जो होंगे ना वो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अभी बता रहा हूँ, देखो इसका रीज़न, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या काम कर रहा था, एक बार दोबारा देख लो आप, इसमें ना थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, मतलब माइनस का 3x लिख दिया था, 3 3 जो 9 होते हैं, 9x आएगा, तो यहाँ पे 9x से 9x भी हट गया, मतलब अब हमारे पास कोई वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं बची, कोई वेरिएबल की वैल्यू बची ही नहीं है। मतलब जब वेरिएबल की वैल्यू नहीं बची तो हम कहाँ से निकालें, है ना। तो यहाँ पे तो मतलब यही कंडीशन सेटिस्फाई करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है 0 और 0, मतलब इस केस में क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब मैं इसका बता रहा हूँ आपको रीज़न कि बहुत सारे सॉल्यूशन क्यों होंगे, देखो बहुत ध्यान से देखना। जैसे आप एनसीईआरटी खोलोगे पेज नंबर 51, तो यहाँ पर इन्होंने सब्सटीट्यूशन मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद देखो स्टेप 1 मतलब वेरिफिकेशन में स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 दिया हुआ है, तो स्टेप 2 को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ, मतलब ये वेरिफिकेशन में है कि हम वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे और वो सेटिस्फाई करेगी कि, तो यहाँ तक तो सब वही है, सब्सटीट्यूट करना है। इसके बाद से देखो यहाँ समटाइम्स मतलब कभी कभी क्या होगा, एज इन एग्जाम्पल 9, जैसे एग्जाम्पल 9 में हुआ है, एंड 10 बिलो, और जैसे एग्जाम्पल 10 में भी हुआ है, यू कैन गेट स्टेटमेंट विद नो वेरिएबल, मतलब कभी कभी क्या होगा कि तुम्हें कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा जिसके अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं आएगा। मतलब कभी कभी सॉल्व करते टाइम सब्सटीट्यूशन मेथड में कोई ऐसा क्या आ जाएगा, कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टेटमेंट इन द सेंस मतलब कोई ऐसा स्टेप, स्टेटमेंट का मतलब यह है कि कोई ऐसा स्टेप आ जाएगा सॉल्व करते करते कि जिसके अंदर क्या होगा, कोई वेरिएबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ, यू कैन कंक्लूड, तो तुम उससे ये निष्कर्ष निकालोगे, ये कंक्लूजन निकालोगे कि ना जो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस थी उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, है ना, उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर देखो आगे की बात भी समझना, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, स्टेटमेंट फॉल्स होने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड अलग चीज है और राइट हैंड साइड में कुछ और दिया हुआ है, जैसे हमारा 0 = 0 आया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए तो इस केस में क्या होगा, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी। और इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है कि गिवन लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, देखो इसके बारे में बात गिवन है, तो इसे अच्छे से समझना। दोबारा समझा रहा हूँ, कभी कभी क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 में दिया हुआ है, हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे या फिर कुछ ऐसे स्टेप आ जाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी वेरिएबल का यूज नहीं होगा। तो उस स्टेटमेंट मतलब अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू होने का मतलब यह है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसका क्या मतलब होगा, तो इससे तुम ये कंक्लूजन निकालोगे कि जो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, अगर स्टेटमेंट क्या हुआ, स्टेटमेंट का मतलब अगर वो स्टेप फॉल्स हुआ, फॉल्स होने का मतलब क्या है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आई, तो उस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस वो कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। और इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या है, जो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना, उन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। देखो अब देखो वही वाला क्वेश्चन दोबारा से, मैंने अभी बताया कि
कभी कभी क्या होगा, कोई ऐसा स्टेप आ जाएगा, है ना, विद नो वेरिएबल, जहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं होगा। अब देखना 9x से 9x जब हट गया था तो अब कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हुआ, स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब ये है, देखो 9 और 9 भी आपस में इक्वल है, और अगर मैंने 9 से 9 भी हटा दिया तो 0 और 0 भी तो आपस में सेम होते हैं, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और अगर स्टेटमेंट ये वाला ट्रू है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, तो उस केस में उन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस वजह से मैंने लिखा है कि इन लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। बात आ गई है समझ में? 2 से 3 बार, मतलब 1 से 2 बार दोबारा से पढ़ लेना, आ जाएगी। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 1.3, है ना। और अगर हम देखें तो सर सेकंड लीनियर इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, वो ये गिवन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू में क्या है 2.3। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन कुछ ना कुछ डेसिमल में गिवन है, कुछ ना कुछ क्या गिवन है, ये लीनियर इक्वेशन डेसिमल्स में गिवन है। तो मैंने जैसे ही अभी आप लोगों को समझाया इससे पहले वाले में भी कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इजी बन सकती है तो उसे इजी बना लो, क्योंकि देखो डेसिमल वगैरह में सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। किसी लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालोगे तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ेगा, है ना। पर हमें अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं बढ़ाना है। अगर कोई चीज़ इजी बन सकती है तो उसे इजी पहले बनाएंगे। तो देखो ये इजी कैसे बन सकती है, अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन में क्या कर दूं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डेसिमल वाला पार्ट हट जाएगा। और अगर मैं अपनी मर्जी से किसी लीनियर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों साइड करनी होती है, और देखो इस लीनियर इक्वेशन में दोनों साइड ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली लीनियर इक्वेशन में भी हमने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन क्या बन गई, जब मैं 10 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, है ना। देखो 10 इंटू में 0.2x प्लस 10 मल्टीप्लाई में 0.3y और इक्वल टू में क्या है 10 इंटू 1.3। अब देखो अगर 10 मल्टीप्लाई करता है डेसिमल से साथ, मतलब डेसिमल के किसी नंबर के साथ, तो डेसिमल एक डिजिट आगे पहुंच जाता है। मतलब हम जितने भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल उतने ही डिजिट क्या पहुंच जाता है, आगे। तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ जाएगा, एक नंबर आगे पहुंच जाएगा, मतलब 1.3 का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सिमिलरली यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y। तो पहली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो बन के तैयार हो गई है ये, है ना। सिमिलरली जो दूसरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल थी उसे भी देखो कुछ ऐसी, इसमें भी दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हमने क्या करा, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपनी मर्जी से 10 से मल्टीप्लाई कर दी है। क्यों, ताकि ये डेसिमल वाला पार्ट हट जाए, ताकि ये डेसिमल वाला पार्ट रिमूव हो जाए। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू में क्या 23। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, देखो अब ये नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई हैं, मतलब जैसा हम अभी तक सॉल्व करते हुए आए थे ये अब उन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई हैं। तो मैंने जैसे समझाया था कि जो भी लीनियर इक्वेशन आपको इजी लगती है उस लीनियर इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो मुझे पहली इक्वेशन ज़्यादा ईजी लग रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। अब देखो अगर मैं x की निकालना चाहूँ तो वो भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आएगी, और y की निकालना अगर मैं चाहता हूँ तो वो भी फ्रैक्शन में आती है। तो दोनों के लिए उतना ही काम करना पड़ेगा हमें, है ना, दोनों के लिए उतना ही काम हमें करना पड़ेगा। तो हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये प्लस का 3y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ना मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, मतलब x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस का 3y, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 था ये कहाँ पहुँचेगा डिवाइड में। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है ये, और इसे मैंने मान लिया थर्ड इक्वेशन। और मैंने जैसे ही बताया था
कि जो भी इक्वेशन इजी लगती है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसको, इस वैल्यू को। किस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में। क्यों, क्योंकि अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब जिस इक्वेशन से भी हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाला है उससे दूसरी वाली में, पहली में से निकाला है तो दूसरी वाली में पुट कर देंगे। मतलब सेकंड वाली इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 4 था ना, x की जगह अब क्या रख देंगे 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। प्लस में क्या है, प्लस में है सर 3y, इक्वल टू में क्या है, नहीं प्लस में सर 5y है, इक्वल टू में क्या है 23 है। देखो इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 देखो पूरे के पूरे नीचे, मतलब पूरे नंबर के नीचे डिवाइड में है, पूरे नंबर के नीचे है, मतलब होल नंबर के डिवाइड में है। तो ये 2 कटेगा इससे, मतलब हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, अब ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस में क्या है 5y इक्वल टू में क्या है 23। तो यहाँ से देखो माइनस का 6y प्लस का 5y क्या हुआ माइनस का y, और ये प्लस का 26 उधर जाके क्या होगा माइनस का 26। तो ये आ गई कुछ वैल्यू, है ना, कुछ वैल्यू इस तरीके से आ गई है। तो यहाँ से माइनस का y और 23 में से 26 जाएंगे, क्या बचेगा सर माइनस का 3 बचेगा। अब देखो निगेटिव से निगेटिव हट सकता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई है 3। ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो तीसरी में रख देते हैं, क्योंकि थर्ड में रखने से डायरेक्ट x की वैल्यू आ सकती है। तो बाई इक्वेशन थर्ड, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू 13 माइनस 3, y की जगह हमने क्या रख दिया 3 रख दिया है, अपॉन में क्या है 2 है, मतलब x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। तो यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है, 13 माइनस 9 क्या होता है 4, है ना, 4 नहीं होता है, नहीं 4 ही होता है, 4 अपॉन 2। देखो इससे कटेगा ये 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 2 निकल गई है। तो सर एक तो x की वैल्यू 2 ये आंसर हो गया और y की वैल्यू 3 आंसर हो गया। मैंने चेक करने का तरीका बताया था कि ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, करके देख लेते हैं एक बार। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो देखो 2 2 जा 4, y की वैल्यू 3 3 3 जा 9 और 9 4 13 होते हैं। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ 5th क्वेश्चन हमसे कह रहा है लीनियर इक्वेशन कुछ गिवन है, √2s स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल टू में क्या है 0 है, और सेकंड लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इक्वल टू में क्या 0। देखो दोनों लीनियर इक्वेशन लगभग एक जैसी हैं, है ना, दोनों लीनियर इक्वेशन लगभग एक जैसी हैं। इसे मान लेते हैं पहली, इसे मान लेते हैं दूसरी। तो क्या ये और सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो भी लीनियर इक्वेशन ईजी लगती है, सर ईजी क्या, यहाँ तो दोनों एक जैसी हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। तो मैंने पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, एक वेरिएबल मतलब कोई भी एक वेरिएबल, चाहे x या y। तो मैं ना x की निकाल देता हूँ, ये प्लस का y उधर जाके क्या होगा माइनस का √3y। तो देखना यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √3 अपॉन में √2 और क्या है ये मल्टीप्लाई में y, मतलब जो x की वैल्यू आई ना √3 अपॉन √2y, ये x की वैल्यू आ गई। इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो ना इस वैल्यू को पुट कर देंगे अनदर इक्वेशन, मतलब जिस इक्वेशन से हमने निकाली है उसे दूसरे वाली इक्वेशन में से, पहली इक्वेशन में से निकाली है तो दूसरी वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को किसमें, नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू किसमें, इन इक्वेशन 2। तो देखना इक्वेशन 2 यार कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो इस पे ना कुछ वो मत करना, ये गलती हो जाती है। तो √2x था ये,
ठीक है, तो हम ना इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, मतलब इस वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरी वाली इक्वेशन में। तो √3 एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू, मतलब माइनस के √3 अपॉन में क्या √2 और ये y है, तो हमने x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। माइनस में क्या है √8 y इक्वल टू 0। देखो अब ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन तो देखो बाहर आ गया। अब √3 इंटू √3 किसके इक्वल होता है, देखो √3 इंटू √3 होगा 3 के इक्वल। ये चीज़ पढ़ी है, √a इंटू √a क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a क्या होगा, a के इक्वल। अगर सेम नंबर की मल्टीप्लाई करी जाती है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो वही नंबर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 3 के इक्वल। अपॉन में क्या है √2 और ये y भी तो था साथ में, तो 3 माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का √8 y इक्वल टू में क्या 0। तो बेटा अब इसे सॉल्व करना है ना। देखो सॉल्व कैसे हो सकता है, ये एलसीएम लेके, ये इसके डेनोमिनेटर में √2 है और √8 के डेनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम आएगा सर √2। यहाँ पे तो देखो √2 ऑलरेडी है, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, मतलब माइनस का 3y माइनस इसके अपॉन में क्या था 1, तो 1 इंटू √2 होता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 की मल्टीप्लाई मुझे ऊपर करनी पड़ेगी, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो गया, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, मतलब 8 2 जा 16 और y बाहर है। ये किसके अकॉर्डिंग आया, देखो ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आया है, ध्यान से समझ लेना। √a इंटू √b 9th क्लास की प्रॉपर्टी है ये। अगर दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हैं और वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं तो वे दोनों नंबर की प्रोडक्ट हो जाती है, किस में आ जाते हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये वैसे हुआ है, √2 इंटू √8 क्या हो गया √16 y। अब देखो माइनस का 3y माइनस √16 किसके इक्वल 4 के इक्वल, मतलब किस नंबर का स्क्वायर करने से 16 आएगा सर 4 का, तो ये किसके इक्वल है 4y। देखो √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर पहुंचेगा तो 0 इंटू √2, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो क्या आता है 0 ही आता है, तो यहाँ पे y की वैल्यू y क्या आएगी -7, डिवाइड में पहुंचेगा मतलब 0 अपॉन -7, मतलब y की वैल्यू निकल के आई 0। इस y की वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ना हम थर्ड वाली इक्वेशन में ही कर रहे हैं क्योंकि वहां से डायरेक्ट ही हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू निकली हुई है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह क्या रख देंगे 0, √3 अपॉन में क्या √2, √3 अपॉन में क्या √2, और y की जगह क्या रख दिया 0। तो देखो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो 0 बदल जाता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है उसे 0 में। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0 और y की वैल्यू भी क्या आई 0। अब देखो ये वाली इक्वेशन, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यूज आई हैं वो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। 0 0 पुट करके देख लेना 0 के इक्वल आएगा, मतलब हमारी वैल्यूज क्या है बिल्कुल ठीक है। अब मूव करते हैं इसके फाइनल लास्ट पार्ट पे, और लास्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, और वो दो लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट है 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल टू में क्या है माइनस का 2 है, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन में गिवन है x अपॉन 3 प्लस में क्या है y अपॉन 2 इक्वल टू में क्या है 13 अपॉन 6। ठीक है, ये हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। देखो बेटे, देखो भाई, मतलब जैसा कि मैं कहता हुआ आया हूँ कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इजी बन सकती है तो उसे इजी बना लो। अब देखो इजी मतलब डेनोमिनेटर में जो नंबर आ रहे हैं वो इस लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा भारी सा दिख मतलब हमें लग रही है कि थोड़ी सी ये क्या है भारी सी हैं, तो ये अगर डेनोमिनेटर वाले नंबर हट गए तो इजी बन जाएंगी। हट कैसे सकते हैं, एलसीएम लेके। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 एलसीएम होता है, तो 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई नोमिनेटर में होगी मतलब 3 3 जा 9। सिमिलरली 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी 5 2 जा 10 इक्वल टू में क्या है माइनस का 2। ये कहाँ लाइन खींच दी है ना। देखो ये पहली इक्वेशन क्या बन गई 9x माइनस का 10y, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा -2 के साथ, तो माइनस का 2 इंटू 6 क्या होता है माइनस का 12। ये तो आ गई पहली इक्वेशन। अब निकालते हैं सिमिलरली दूसरी इक्वेशन। देखो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 यानी कि 2x, 2 3 जा 6 मतलब 3y इक्वल टू में क्या है 13 अपॉन 6। अब देखना इसके नीचे भी 6 है और इसके नीचे भी 6 है, तो ये दोनों 6 एक दूसरे से
हट सकते हैं, है ना, मतलब 6 1 6 होता है तो 1 टाइम ही हट गए। तो सेकंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या बनकर तैयार हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल टू में क्या है 13 है। तो ये क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास दोनों पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे और अपने x और y वेरिएबल की वैल्यू को लेके आएंगे। तो मैंने बताया जो भी इक्वेशन इजी लगती है उस इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो मुझे ना सेकंड वाली ज़्यादा इजी लग रही है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाली में से ही एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, ये। तो इस इक्वेशन में से ही, मतलब दूसरी वाली इक्वेशन में से ही एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं। तो x की निकालने की कोशिश करते हैं। 13 प्लस का 3y इधर जाके हो गया माइनस का, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। ठीक है, x वेरिएबल की वैल्यू कुछ ये आई है, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब जैसे मैं समझाता हुआ आया हूं, इस वेरिएबल की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसमें, जिससे निकाली है। देखो दूसरी वाली से निकाली थी हमने, तो पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जिस भी इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं उससे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। क्योंकि दूसरी वाली इक्वेशन से हमने ये वाली वेरिएबल की वैल्यू को निकाली है, तो इसे अनदर इक्वेशन, मतलब पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जहां जहां इक्वेशन 1 में x है वहां वहां क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन 1 ये थी, मतलब x की जगह हम क्या रख रहे हैं अब, 13 माइनस का 3y अपॉन में क्या 2 माइनस का 10y है, और इक्वल टू में क्या है माइनस का 12। इसको सॉल्व करना है, अपने आंसर लेके आना है। देखो अपॉन में 2 है, यहाँ 9 है, कैंसिल तो नहीं हो सकता है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 3 जा कितने होते हैं, 9 3 जा कितने होते हैं सर 9 3 जा होते हैं, तो बेटा 39 जा होते हैं 117 माइनस 27y अपॉन में क्या, देखो अपॉन में 2 है पूरे के नीचे, माइनस का 10y इक्वल टू में क्या है माइनस का 12। देखो 2 उधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेगा अगर पूरे नंबर के नीचे है, तो अभी ये पूरे नंबर के नीचे नहीं है, ये केवल इसके नीचे है, तो ये पूरे नंबर के नीचे आ सकता है। अगर मैं क्या ले लूँ, LCM, तो मैंने LCM ले लिया, 2 LCM आया, मतलब 117 माइनस का 27y माइनस यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 2 जा 2 होते हैं, मतलब 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, मतलब 2 10 जा 20 y इक्वल टू में क्या है माइनस का 12। तो यहाँ से निकल के आया 117 माइनस का 27y माइनस का 20y, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुंचेगा, तो माइनस का 12 इंटू 2 क्या होता है माइनस का 24। इसे सॉल्व करेंगे और देखो माइनस का 27 माइनस का 20, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, साइन क्या आता है बड़े वाले का, तो 27 और 20 कितने हो गए 47, मतलब माइनस का 47y। अब ये 117 देखो प्लस का है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस का 47y, और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन बड़े वाले का आता है, मतलब माइनस ही आएगा। इसे ऐड करते हैं, 7 4 11, कैरी 1 2 3 4 141, मतलब देखो नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल हो गया है ना। y की वैल्यू क्या आएगी सर, y की वैल्यू आएगी 141 अपॉन 47। देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, कैंसिल हो सकता है ये, हाँ सर हो तो सकता है। कितने टाइम कैंसिल हो रहा है ये, देखो ये जा रहा है 3 टाइम, है ना, कंप्लीटली 3 टाइम जा रहा है ये। 47 3 जा होते हैं 141, मतलब वेरिएबल की वैल्यू आ गई 3। इस वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरे वाली वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। मैं थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, है ना, मैं थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से अनदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है, देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो y की जगह 3 रख देंगे केवल। 13 माइनस का 3 y क्या है 3 अपॉन में क्या 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 13 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो x की वैल्यू 13 में से 9 गए 4 अपॉन 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आई सर, x की वैल्यू निकल के आई है 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आई 2।
मतलब y की वैल्यू तो 3 आ गई और x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई है। और जैसा कि मैं आप लोगों को समझाता हुआ आया हूँ कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ मतलब जो ये वैल्यू निकल के आई, चेक करने का तरीका क्या है कि ये गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पुट करके देख लो, x की वैल्यू 2, 9 2 जा 18 और y की वैल्यू 3, 10 3 जा 30, मतलब 18 माइनस 30 क्या होता है, माइनस का 12, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमने इस वीडियो में 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कर लिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को सब्सटीट्यूशन मेथड समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो को इतने ही रोकते हैं। अच्छे से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना अच्छे से चीज़ों को। ओके, थैंक यू।